नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सोनी और आज जो मुद्दा होगा वो ऐसा मुद्दा है जो हम सभी को लगातार प्रभावित कर रहा है। छोटी सी बात है लेकिन जो असर है वो बड़ा डाल रही है। यानी प्याज के भाव की मैं बात कर रही हूं, लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक टाइम था जब सेब जो थे वो 80 रुपए किलो और प्याज मात्र 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा था। लेकिन अब जो है ये प्याज के जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, उन्होंने सेब के दामों को भी पीछे छोड़ दिया है और सेब से भी महंगा हो चला है प्याज। इसका असर ये हुआ है कि हमारे जो रसोई घर है उसका जायका तो बिगड़ ही रहा है, यानी उसमें तो स्वाद में एक बड़ी कमी देखी ही जा रही है। साथ ही साथ अब जब शतक पार कर चुका है तो काफी दिनों तक लोगों की पहुंच से भी दूर हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि प्याज रुला रहा है और कब तक रुलाएगा? तो क्या वाकई प्याज यूं ही रुलाता रहेगा? इस पर सबसे पहले देखते हैं हमारी रिपोर्ट, उसके बाद हमारे मेहमानों से आपको रूबरू करवाऊंगी। सेब और प्याज एक भाव, शतक जमाने पहुंचा प्याज, आसमान छूने लगे प्याज के भाव। 100 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। आवक कम होना बताया जा रहा कारण, तो वहीं बारिश से बुआई खराब होना बताया जा रहा एक और कारण। अब गृह मंत्री ने संभाली कमान, प्याज के बढ़ते दामों पर रखी है अहम बैठक। आने वाले दिनों में रसोई से प्याज गायब मिले तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि प्याज के भाव ही कुछ इस तरह से छलांग लगा रहे हैं। पहले 30 रुपए किलो मिलने वाला प्याज आज शतक जमाने पहुंच रहा है, यानी भाव लगातार आसमान छू रहे हैं। रसोई का प्याज अब संसद तक पहुंच गया है। आम आदमी का आंसू निकाल चुका प्याज अब नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें भी खींच रहा है। आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने प्याज की महंगाई के कई कारण तो गिनाए, लेकिन इस मुद्दे पर अब खुद गृह मंत्री ने कमान संभाली है, यानी दिल्ली में इसे लेकर बड़ी बैठक है। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। Sometimes when there is a surplus of crop, we have also facilitated by giving support to those people who want to export it. I have overnight passed orders for helping with 5 to 7% assistance for exporting. प्याज के भाव से गिर चुकी है सरकार। 1998 में 100 रुपए किलो हुए थे प्याज। महाराष्ट्र गुजरात से आवक बताई जा रही कम, अगले कुछ दिनों में और महंगा होगा प्याज। तो क्या अब रसोई में नहीं लगेगा तड़का? लेकिन विपक्ष का सरकार पर हमलावर रुख। अमूमन सितंबर और अक्टूबर महीने में प्याज 20 रुपए से 25 रुपए किलो, लेकिन इस साल प्याज और सेब के दाम का रुझान बिल्कुल अलग है। सेब सस्ता हो गया है और प्याज महंगा। इस वक्त देश भर में नासिक और गुजरात से प्याज की आपूर्ति होती है। माना जा रहा है कि इस साल इन दोनों राज्यों में भारी बारिश होने से प्याज की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। इससे बाजार में प्याज की आपूर्ति घटी है। वहीं दिल्ली, राजस्थान के स्थानीय व्यापारियों ने कमी को देखते हुए प्याज का भंडार बढ़ा दिया है। ऐसे में बाजार में मांग के अनुसार प्याज की आपूर्ति नहीं हो रही। इससे प्याज में एकदम से उछाल आ गया है। लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया और अब सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। सारे हिंदुस्तान में बाजार में आग लग गए, सारे चीजों की दाम बढ़ते जा रहे हैं। सर खासकर प्याज, जो प्याज हिंदुस्तान की सरकार बाहर से आयात करते हैं 27 रुपये पर किलो, वो प्याज 1 किलो बाजार में 130 140 रुपया बिकता है। सर मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री कुछ खाते हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे देश में बिचौलिया सब खा जाते हैं। पहले टमाटर लाल हुआ तो अब प्याज ने आंखों में आंसू ला दिए। लेकिन बढ़ते प्याज के दामों को देखकर जल्द ही सरकार को कोई निर्णय लेना होगा, क्योंकि कई बार प्याज ने कुर्सी तक को हिला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो शतक जमाने चला प्याज अब रसोई घर से निकलकर संसद तक पहुंच गया है और बड़े बड़े नेता मंत्री तक इस पर बहस कर रहे हैं। यानी प्याज की इस वक्त जो पूछ परख है वो शायद ही कहीं और होगी। तो इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारी तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आपकी मुलाकात में करवा देती हूँ। बीजेपी से
वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल जी मौजूद हैं। धर्मवीर जी आपका भी बहुत स्वागत है। फूलचंद जी भी मौजूद हैं जो पेशे से किसान हैं और बहुत ज्यादा मायने रखती है उनकी बातें इस विषय पर। आपका भी बहुत स्वागत है फूलचंद जी। विश्लेषक उपेंद्र सिंह राजपुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बेहद स्वागत है। और माकपा से संजय माधव जी मौजूद हैं जो इस विषय पर बातचीत करेंगे। सभी मेहमानों का बेहद स्वागत है। तो सबसे बड़ा सवाल कि प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई घर से संसद तक पहुंच चुका है, कैसे बढ़े, कब तक बढ़े रहेंगे और कब तक हमें भुगतना होगा। तो सबसे पहले फूलचंद जी के पास मैं जाना चाहूंगी, चूंकि पेशे से किसान है तो वही बता सकते हैं कि प्याज के जो दाम है जो रुला रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों और कब तक हो पाएगा ऐसा। प्याज के दाम बढ़ने का कारण तो ये रहा कि गत वर्ष जब मेरा किसान प्याज लेके बाजार में आया, उस प्याज का कोई खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने गत बार जो 10 बीघा प्याज बोया, अब की बार मात्र 2 बीघा बोया। उस 2 बीघा प्याज को बोने में भी भगवान ने उसके साथ दोहरा मार किया, बरसात हुई और वो प्याज लगाया वो खत्म हो गया। उसके बाद दोबारा उस किसान ने प्याज लगाया और वो प्याज थोड़ा लेट हो रहा है और वो जो आ रहा है वो प्याज पहले से 10% ही आ रहा है। इसका ये कारण है प्याज का भाव बढ़ने का, क्योंकि किसान उस चीज को बोता है जिसमें उसको कुछ बचता है। गत बार सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान खाया तो प्याज और लहसुन में किसान ने नुकसान झेला। उस नुकसान की भरपाई के लिए व्यवस्थाओं ने केवल वोट बढ़ाए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पर उस किसान के नुकसान की भरपाई की बातें किसी ने नहीं की और व्यवस्थाओं में जो खामियां हैं उनको दूर कर देते हैं। तो किसान से जो चीज मांगी गई है, हिंदुस्तान की जनता ने जो चीज मांगी है, जो सरकार ने मांगी है, उसकी पूर्ति हिंदुस्तान का किसान करता है। पर वो जब उस चीज का कदर नहीं करती तो वो उस चीज की कमी कर देता है और कमी के नतीजे फिर सबको भुगतने पड़ते हैं, वो व्यवस्थाओं में सरकार को भी और उपभोक्ता को और ग्राहक को भी। तो बीजेपी से वीरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, फूलचंद जी का सीधा सा एक किसान होने के नाते आरोप है कि सरकार ने कभी कोशिश भी नहीं की किसान की समस्या को समझने की और बीच में कभी उतरकर भी नहीं आई जब किसान परेशान हो रहा था। लेकिन अब ये नौबत आ गई है कि संसद तक ये प्याज पहुंच चुका है और सरकार को इसके लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। जी देखिए प्रीति जी, इन्होंने बताया है उस विषय को समझना होगा और व्यापक विषय यही है कि वास्तविकता में मौसम तंत्र की मार के कारण इस प्रकार की समस्या बनी। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये बड़े राज्य जहाँ पे प्याज का अधिक उत्पादन होता है। तो जिस समय प्याज की बुआई का समय था उस समय इन राज्यों में सूखा पड़ गया और उसके बाद में जब मानसून जा रहा था उस समय अतिवृष्टि हुई। इस कारण से फसल है वो बहुत लेट हो चुकी। इसी कारण आज प्याज के इतने दाम बढ़े हुए हैं और किसान की जो चिंता है वाजिब है कि उसे अपनी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए और उसी के अनुरूप केंद्र सरकार ने समय समय पर समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। और मैं समझता हूं जो हमारा टारगेट है कि हम 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करना चाहते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में आपको देखने को मिलेगा कि किसान जो अभी इन्होंने मांग की है वो इनकी मांग भी अवश्य पूर्ण होगी। रही बात के प्याज के ऊपर सियासत की, तो जो आज सियासत कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए। जब केंद्र सरकार 24 रुपए प्रति किलो में प्याज उपलब्ध करवा रही तो राज्य सरकारें भी उपलब्ध करवाए। राज्य सरकारें क्यों नहीं उपलब्ध करवा रही सरकारी दाम पर प्याज? सिर्फ और सिर्फ इनके पास कोई दूसरे मुद्दे है नहीं सियासत के लिए, तो किसी को इनको एक बहाना चाहिए कि सरकार को किस प्रकार राजनीति की जाए। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है, बाकी और दूसरा कोई ऐसा विषय नहीं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये जो राजनीतिक मुद्दा ये आज से नहीं है, जैसे कि हमने अभी अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि 1998 में भी नौबत जब आई थी जब 100 रुपए किलो प्याज हुए थे और सरकार भी गिरी थी। तो राजनीतिक मुद्दा तो आम जन की जितनी भी जरूरतें हैं वो हमेशा से ही रही है और इस बार फिर सरकार कटघरे में है। वो इसलिए है क्योंकि कुछ ही महीनों में दूसरी बार प्याज की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए इसका जवाब किसान भी बलीपूर्वक दे चुका और मैं पुनः बता रहा हूं कि मौसमी चक्र की मार की वजह से ऐसा हुआ। उसके बाद भी सरकार ने उपलब्ध करवाया। सरकार आयात कर रही है, मिस्र से भी आयात कर रही है, तुर्की से भी प्याज आयात किया, अफगानिस्तान से भी प्याज आयात किए हैं और सरकार ने 24 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जब प्याज उपलब्ध करवाई तो राज्य सरकारों का विषय आ जाता है कि राज्य सरकारें आम उपभोक्ता तक उसी रेट में प्याज उपलब्ध करवाए।
बिल्कुल, माकपा से संजय माधव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि विपक्ष को तो मुद्दा मिला ही है और बहुत ही जेन्युइन बात है, क्योंकि आम इंसान तो परेशान हो रहा है और विपक्ष के लिए अच्छा खासा मुद्दा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? प्रीति जी, ये जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं ये सिर्फ एक बहानेबाजी वाली बात है, इनको मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। ये हकीकत बात ये है कि जो किसानों ने पैदा किया प्याज, उसके बाद में प्याज का लगातार एक्सपोर्ट होता रहा, अभी जाके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है और विदेशों में प्याज भेजा जाता रहा। और यहाँ पर भी कल इनके खाद्य आपूर्ति मंत्री का बयान आया, रामविलास पासवान जी का, कि 50% प्याज तो सड़ गया। और वास्तविकता ये है कि खाली प्याज की बात नहीं है, ये असली इसके पीछे कहानी दूसरी है। इसके पीछे जमाखोर और काला बाजार जो है, जो सरकार के संरक्षक बनते हैं, उनका सारा खेल है। जब किसान ये बता रहे हैं महाराष्ट्र में पैदा होता है, कर्नाटक में होता है, ये पता नहीं राजस्थान में बहुत प्याज पैदा होता है। पूरा शेखावाटी का इलाका, जो अलवर का इलाका है, बहुत ही भारी तादाद में प्याज पैदा होता है। और हमें ध्यान है, जब सीकर में प्याज की फसल आती है तब यहाँ पर किसान जो है उस प्याज को लेकर के मंडी में बैठा रहता है, उसको 50 पैसे किलो, 1 रुपए किलो प्याज बेचने को मजबूर होना पड़ता है। हमारे अखिल भारतीय किसान सभा ने पिछले सालों में आंदोलन किया कि सरकार समर्थन मूल्य पर प्याज खरीदे, और उसके लिए लगातार कई दिन धरना लगाने के बाद, आंदोलन करने के बाद में एक बार पिछली सरकार में समर्थन मूल्य पर खरीद हुई भी। लेकिन होता यह है कि जब फसल किसान की आती है तब भाव नीचे आ जाते हैं। जैसे साथी फूल जी बता रहे थे, अगर फसल अच्छी हो जाए तो व्यापारी भाव नीचे ले आते हैं, किसान भाव से मर जाता है। और जब फसल मान लो मौसम की मार पड़ गई तो किसान वैसे मर जाता है। किसान को जो है सरकार की तरफ से कोई नीति के अभाव, दूरदर्शिता के अभाव में ये भाव बढ़े हैं। और हमेशा पहली बार नहीं है, आपने बताया 98 में बढ़े, उसके पहले भी कई बार ऐसा होता रहा है। और निश्चित रूप से इस प्याज की महंगाई के पीछे सरकार की नीति जिम्मेवार है। एक तरफ किसान को मारती है सरकार जमाखोरों व्यापारियों को संरक्षण देकर के, और दूसरी तरफ जो उपभोक्ता है, जो प्याज खरीद के खाता है, उसको मार रही है। दोनों तरफ से जनता की लूट हो रही है। किसान जब पैदा करता है तब भाव से उसको मार देते हैं, और जब एक उसके बाद में व्यापारी उसको संग्रह करके गोदामों में रख लेते हैं। क्योंकि जितने भी गोदाम है, ये बड़े बड़े बीजेपी के जो नेता है, कांग्रेस के नेता है, उनके पास में वेयर हाउसेज हैं। डॉक्टर राम प्रताप, गुरदीप सिंह कुन्नर, इनके वेयर हाउस बना रखे उन्होंने डूंगरपुर में, गंगा हनुमान में, तो वहां पर ये संचय कर लेते हैं। उसके बाद में जब बाजार में भाव जो कमी आती है तभी उसको काले बाजार से निकालते हैं। ये असली बात ये है, इस बात को वीरेंद्र जी छुपाना चाहते हैं, और ये सब मेहनत का खेल है और कोई इसमें कोई दम नहीं है। इस पे राजनीति नहीं करना चाहूंगा प्रीति जी, यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, यहाँ पे किसान बैठे हैं स्वयं। आप इनसे पूछिए क्या व्यापारी इनके साथ ऐसा करते हैं। मैं एक बार पूछना चाहता हूँ आपके सामने, सबको पता है इसमें क्या बात करते हो। आपसे नहीं पूछ रहा ना, किसान मुझे पूछिए, किसान खुद बेटा उनका आंसर हमें पूछिए। फूलचंद जी आप बताइए, क्या व्यापारी आपके साथ ऐसी चोट करता है? नहीं, वो समय गया जो व्यापारी चोट करता था। अजी जब व्यापार नहीं, आपके समझ कारण जो मैं बता रहा हूँ, राजनीति मत कीजिए, आप गंदी राजनीति कर रहे हैं, आप जनता को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। किसान स्वीकार कर रहा है तो आपको गंदी राजनीति एक किसान की बात होगा। प्रीति जी, या तो किसान की बात मानेंगे या आप गंदी राजनीति मत कीजिए। आप गंदी आपके सामने किसान बैठा है, स्वयं स्वीकार कर रहा है, आप उस बात को स्वीकार करेंगे नहीं। हर विषय में गंदी राजनीति, हर विषय में गंदी राजनीति, पर देख रहे किसान, हर विषय में गंदी। आप किसान को किसान देवता अन्नदाता है, वो आपके सामने सब कुछ कह रहा है। स्वीकार कीजिए, अन्नदाता की बात को स्वीकार कीजिए। आप गंदी राजनीति मत, ये माहौल को गलत मत बनाइए। स्वयं कीजिए, आप स्वयं कीजिए, आपको स्वयं आना चाहिए। राजनीति करेंगे तब तक कालाबाजारी करने वाले व्यापारी करोड़पति हो गए। ये सियासत का गंदा खेल नहीं है, ये सियासत का गंदा खेल बंद कीजिए। आप बकवास आप कर रहे हैं, किसान की बात मानेंगे नहीं, बकवास आप कर रहे हैं। अरे बकवास आप कर रहे हैं। दोनों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस बात का मुझे लगता है कि सटीक जवाब उपेंद्र सिंह राजपुरोहित जी दे सकेंगे, क्योंकि वो एक विश्लेषक है और हमारे बीच में उपस्थित है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उनकी नजर में क्या कुछ है ये जो पूरा प्याज का मामला है। समझिए ना, उसकी आपको लाखों किसान देख भी रहे हैं। वीरेंद्र जी, संजय जी, हमारे बीच उपेंद्र जी भी मौजूद है, विश्लेषक है, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। मैं दोनों को यहीं पर रोकना चाहूंगी। उपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी नजर में क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में किसान यहाँ पर परेशान होता है?
वाकई में जो कालाबाजारी है, जमाखोरी का शिकार यहाँ पर किसान नजर आता है, या क्या कुछ आपको कारण नजर आते हैं? आप एक विश्लेषक है, बेहतर बता सकते हैं। पता है इस बात का। आप उन्हें जवाब देने दीजिए। हम किसान, हम क्या जवाब देंगे? आप एक लेके आकर उसको बात मान लेंगे। किसान और कोई किसान नहीं है। आप है किसान, बताइए आप। उपेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, राजपुरोहित जी नहीं है यहाँ पे। राजपुरोहित जी हमारे बीच में इस वक्त मौजूद नहीं है। धर्मवीर चंदेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगी। चंदेल जी, आपको क्या लगता है, अभी तक यही देखने में आया है कि किसान जो है वो प्याज उगाता है, मार्केट तक पहुंचाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता तक उसका न पहुंचना, दाम में बढ़ती या फिर मंदी होना, कहीं ना कहीं जमाखोरी और कालाबाजारी का शिकार आम लोग भी होते नजर आते हैं और किसान भी नजर आता है। मेरा मानना है कि किसान बड़ा ही संकट में रहता है। कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी अन्नावृष्टि, इन विपदाओं से निकलकर जब वो बाहर निकलता है तो उम्मीद रहती है कि जो मैंने उत्पाद किया है उसका अच्छा मार्केट मिले, ताकि बच्चों का जीवन थोड़ा सहज व सरल हो सके। लेकिन जब वो मार्केट में जाता है तो दाम इतने कम होते हैं कि उसे औने पौने दामों पर अपनी फसल को बेचना पड़ता है। फिर सवाल आता है, सरकार किसी की भी रही हो, फिर सवाल आता है कि क्यों नहीं सरकार इनको खरीदती है। तो सरकार भी ऐसे रेट तब जारी करती है जब किसान अपनी तमाम फसल को बेच चुका होता है। बिल्कुल। फिर बात बढ़ती है कि क्यों नहीं बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत इनकी खरीद हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी उसमें सुधार आया होगा। तो ऐसे में किसान को तो प्रकृति भी मारती है, भगवान भी मारता है, और जो सियासतदार हैं ये भी उसको कुचलते हैं। होना तो ये चाहिए था कि अभी रबी की फसल बोई जा रही है और हमने तो जो खरीफ उत्पादन हुआ था उसकी खरीद पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसे में किसान के साथ ये छल कब तक होगा, क्योंकि वो बड़ी उम्मीदों से उसको उत्पादित करता है कि जो मिलेगा उससे जीवन कुछ राह आसान होगी। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं प्रीति जी कि आज आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, एक प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बनना चाहता है, पॉलिटिशियन का बेटा भी पॉलिटिशियन बनना चाहता है, लेकिन एक किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। उसको दर्द व पीड़ा यह है कि जो वो तैयार कर रहा है उसका बाजार मूल्य ही नहीं है। सरकारों की उस पर निगाह नहीं है, क्योंकि जब देश का बजट तैयार होता है तो देश के वित्त मंत्री जी चर्चा करते हैं औद्योगिक घरानों से, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कभी चर्चा नहीं होती किसान प्रतिनिधियों से भी आपको क्या चाहिए, किस प्रकार की आपको सहूलियत चाहिए। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस देश की 67% आबादी कृषि पर निर्भर हो, आज वहां पर घना अंधेरा है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसान हितों की बात करते हैं, किसान संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन आज देखिए गांव में आप जाएंगे तो उस गांव के उस घर में ही खुशहाली आई है जिस गांव का बेटा सरकारी नौकर हो गया है। तभी तो शहरों में अपन को प्रतिस्पर्धा नजर आती है। लोग क्यों शहरों की ओर आ रहे हैं, क्यों बच्चे आज सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण एकमात्र यह है कि जिसकी सरकारी नौकरी लगी उसका परिवार का स्टैंडर्ड बदल गया। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो बदलता हुआ देखता है तो उसको लगता है कि ये फालतू के कार्य हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में डुबोने का ये धंधा है। जबकि कुछ पढ़कर लिखकर कुछ देकर ही सरकारी नौकर हम बन गए तो जीवन का फलसफा बदल जाएगा, जीवन की राह आसान हो जाएगी। तो ऐसे में सरकारों का दायित्व ही नहीं, उनका धर्म है कि हम किस प्रकार किसानों को मुख्य धारा में ला सकते हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहा गया है किसानों के लिए, लेकिन क्या किसानों के संरक्षण की बात हो पाई? जब ये प्याज तैयार हुआ था, याद कीजिए मार्च अप्रैल मई में कितने में बिका था, आज 100 रुपए बिक रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप देखिए आज ऐसी स्थिति है कि किसान भी मर रहा है और उपभोक्ता भी मर रहा है। किसान की जब फसल पैदा होती है तो 30 रुपए किलो 20 रुपए किलो उस दाम नहीं मिलते, 10 रुपए किलो प्याज बिका है, आज वो 100 रुपए किलो का प्याज है। तो प्याज किसके पास है? या तो वेयर हाउस के पास है या फिर बड़े जो इस व्यापार में लगे हैं उनके पास है। तो क्यों नहीं सरकार उन लोगों पर कार्रवाई करे, क्यों नहीं उन पर अंकुश लगाए, ताकि जो प्याज आम आवाम को मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो ये तो एक परंपरा बन गई इस देश में, गंदी रिवायत बन गई है, इसको दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं उनको भी सोचना चाहिए कि किसान को जब तक हम मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, जब तक उनकी पीड़ा को हम नहीं दूर करेंगे, तब तक हालात बेकार हो जाएंगे। यदि यही दौर रहा तो वो दिन दूर नहीं
जब किसान पूरी तरह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा, तब सरकारों की क्या स्थिति होगी, ये सोचा जाना चाहिए। क्योंकि आज भी धरती पुत्र को किन विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ता है। अगर बात कर ली जाए पिछले साल की, उनको किन जी तो जब दाम में उनके मुताबिक जब दाम नहीं हुए थे, एमपी में हमने देखा ही था, दूध और टमाटर के जब दाम बहुत गिरे थे और किसानों ने आंदोलन किया था, तो नौबत ये आ गई थी कि खाने के भी लाले पड़ रहे थे और आम इंसान बेहद ज्यादा परेशान हो गया था। तो किसान जब अपनी वाली पे अगर आ जाए या अपनी मांग को मनवाने के लिए सड़कों पर वाकई उतर आए, तो कोई और चारा नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद किसान हर लेवल पर परेशान होता है। फूलचंद जी, क्या आप सहमत है इस बात से कि हर स्तर पर जो किसान है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होता है, मानसिक तौर पर देखा जाए, आर्थिक रूप से देखा जाए या किसी भी तरीके से? धर्मेंद्र चंदेल जी ने जो भी बातें कही, आप कितना सहमत, कितना इत्तेफाक रख पाते हैं? देखो, किसान को हर जगह काटा जाता है, ये राजनीति से भी काटा जाता है, उसको जब कोई चीज उसको खरीदनी होती है उस टाइम भी काटा जाता है। अब मेरे किसान का एक प्रधानमंत्री बीमा बना है, कितनी आपदा आई, कितनी आपदाओं में कितना हमारा नुकसान हुआ, पर आज तक मेरे किसान को क्लेम 1 रुपए नहीं मिला। बात करते हैं बड़ी बड़ी, हाँ। मेरे खेत से आज तक कोई खरीद नहीं हुई। मैंने बाजरा बोया, बाजरा हो गया, भगवान ने अच्छा मानसून दिया और बाजरा हो गया। मेरा बाजरा बिका 1500 रुपए क्विंटल, जबकि मेरा समर्थन मूल्य था 1950 रुपए क्विंटल। तो इसकी भरपाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। अब जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जब तक मुख्य धारा में किसान नहीं रहेगा, ये बात ठीक है, हमारा बच्चा आज मजदूरी करेगा, लेबर क्लास बन जाएगा, पर खेत की तरफ वो नहीं कर रहा, क्योंकि मजदूरी करने जा रहा है तो 400 रुपए रोज के निश्चित मिल तो रहे हैं। उस खेत में जाके उसको ये पता नहीं कि मेरे को निश्चित 6 महीने बाद क्या मिलेगा। चाय की दुकान करेगा और मतलब वो हर चीज करेगा, पर आज खेती क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वह घाटे का सौदा हो गया, और घाटे के सौदे को नफे का सौदा जब तक व्यवस्थाएं नहीं करेंगे, ये केवल बीजेपी, कांग्रेस और कांग्रेस ये विचारों से ऊपर उठ के किसान की आय कैसे बढ़ाई जाए, अगर उस पर चिंतन नहीं होगा, अगर उसकी चर्चा नहीं होगी, तो राष्ट्र में ये चीजें आज प्याज की है, कल टमाटर की होंगी। क्योंकि आज टमाटर मेरा सस्ता है, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। लौकी मेरी सस्ती है, कोई चर्चा नहीं कर रहा। पालक मेरा सस्ता है, कोई चर्चा नहीं कर रहा। गोभी मेरी सस्ती है, कोई। जब ये महंगी होती है सब चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जब किसान मरेगा तो उसका उत्पादन घटेगा, और उत्पादन घटेगा तो ही महंगाई होगी, और महंगाई जब होगी जब तो चर्चा होगी, क्योंकि उस किसान की जेब में कुछ जाएगा। आज मेरे अलवर के किसान की जेब में कुछ जा रहा है, क्योंकि उसका प्याज मार्केट में आ रहा है। जोधपुर का प्याज जब आ रहा था, थोड़ी सी महंगाई हुई, उस टाइम भी लोगों में चर्चा, ये मुद्दा बढ़ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दा मत बढ़ाओ, मेरे किसान को एक निश्चित ये आय बता दो कि आपका प्याज हम इतने रुपए में खरीदेंगे और आपका ये खर्चा है। आपके भाव को कभी बढ़ने नहीं देगा मेरा किसान, पर उसकी आय का एक आंकड़ा तो उसको दो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बिना किसान की मांग के सरकारों ने गठन किया, उसने सिफारिश की, आज तक वो 100% लागू नहीं हुई। अगर वो लागू हो जाती है तो मेरे किसान और इस राष्ट्र को किसी चीज की महंगी खरीदने की जरूरत नहीं है, और मेरे किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। मतलब यही समझ। बिल्कुल आंसर वीरेंद्र शर्मा, मैं 2 मिनट का आपको समय देना चाहूंगी इसका आंसर देने के लिए। जो आरोप फूलचंद जी द्वारा लगाए जा रहे हैं सरकार पर, सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, आप अपनी सफाई दे सकते हैं। जी देखिए, फूलचंद जी ने बिल्कुल सही बात कही, और भारतीय जनता पार्टी जय किसान, जय विज्ञान और जय जवान में विश्वास करती है। उसी अनुरूप हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि 2022 तक हम किसान की आमदनी को दुगना करेंगे, और उसी ओर सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। निश्चित रूप से आने वाला समय किसान की समृद्धि का होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और रही बात स्वामीनाथन कमीशन की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है उसे स्वीकार किया और उसे लागू भी किया। तो आने वाला समय निश्चित रूप से एक समृद्ध किसान का होगा। तो चलिए, ये तो थी ये सरकार की तरफ से जो आश्वासन वाली बात है, जो हमेशा से देते आए हैं, वो वीरेंद्र शर्मा जी वही काम कर रहे हैं। लेकिन जो वाकई में किसान का दर्द है, फूलचंद जी ने जो बातें कही, वो असल जमीन पर इत्तेफाक रखती हैं, और जिसका अभी तक कोई निराकरण सरकार की तरफ से या किसी भी तरफ से नहीं मिल सका है।
चूंकि समय की आज हमारे पास बहुत ज्यादा कमी थी, इसीलिए हम इस मुद्दे पर बहुत ही कम समय में चर्चा कर पाए हैं, लेकिन विषय ऐसा है कि विस्तृत चर्चा मांगता है और कहीं ना कहीं इसका हल तभी निकल सकेगा जब इस पर अच्छे तरीके से विचार विमर्श होगा। फिलहाल मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र शर्मा जी, धर्मवीर चंदेल जी, फूलचंद जी, संजय माधव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए और हमसे बातचीत की। खास खबर में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की अपडेट के लिए आप जरूर बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।